अब रशिया की जानिब से भी मुस्बत इशारे सामने आ गए हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल का अहाता भी करेंगे। हमें सीनियर जर्नलिस्ट शिराज खान साहब ने ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया शिराज खान साहब, वेलकम करूंगी। आगाज़ कर लेते हैं यूक्रेन और रशिया वॉर से, जिसको 3 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। क्या अब वक्त आ गया है, क्या अब ये दोनों ममालिक, इनकी जो फ़ौजें हैं वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या इनको ब्रेक थ्रू ही समझा जाए या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू नीलम। मेरे ख्याल में हमने लास्ट प्रोग्राम में मैंने आपको कहा था कि एज लॉन्ग एज दिस वॉर इज कंसर्न इसको ख़त्म ही समझे, चूँकि सबसे बड़ा इत्तेहादी यूक्रेन वॉर में यूरोपियन ममालिक का, या फिर यूं कह लें कि जिसके पैसे ज़्यादा इस जंग में लग रहे हैं अलॉन्ग विद नेटो और यूरोपियन, वो अमेरिका है। और अगर अपनी ज़ुबान में कहा जाए तो इसने, अमेरिका ने ट्रंप के आने के बाद पीठ दिखा दी है यूक्रेन की तरफ, या यूरोपियन यूनियन को लेट डाउन किया है बुरी तरह। तो उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं बचती कि ये जंग जो है वो कंटिन्यू हो, और वही हुआ। ज़ेलेंस्की को जिस तरह ज़ेलेंस्की की और ट्रंप की आपस में मुलाकात के दौरान जिस तरह क्लैश हो गया दोनों लीडरों के दरमियान, और जिस तरह उसको बड़े ह्यूमिलेटिंग तरीके से ओवल ऑफिस में उसके साथ किया गया, और फिर उसके बाद वो वापस इंग्लैंड आ गए, और यहाँ ज़ाहिर है के स्टार्मर ने उनको बड़ा वेलकम किया, और फिर यहाँ एक समिट भी हुई, 18 ममालिक के सरबराहान यहाँ पर आए और उनको ज़रा कायल करने की कोशिश की गई कि हालात किस नहज पे जा सकते हैं और किस तरफ जा सकते हैं। तो ऐसे वक्त में यूक्रेन को छोड़ दिया गया, यूरोपियन ममालिक को छोड़ दिया गया, जब ये जंग जो है वो 3 साल से जारी थी, और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि शायद हम ये समझ रहे थे कि शायद यूक्रेन जंग जीत जाएगा, लेकिन पता ये चला कि यूक्रेन जंग नहीं, बल्कि यूक्रेन जंग हार रहा था। 20% उसका इलाका जो है वो रशिया ने अपने कब्जे में ले लिया था, और ज़ाहिर है ये सारी चीज़ें अमेरिका की मर्जी से हो रही थी, और वो सारा कुछ कर रहे थे। तो यूक्रेन हैड लेफ्ट नो चॉइस, कोई उसके लिए चॉइस नहीं रह गई थी कि उन्हें इस सीज फायर के लिए एग्री होना पड़े। और आखिर हुआ भी यही कि सऊदी अरब में उनको बुलाया गया, और मोहम्मद बिन सलमान ने मीडिएशन की, और मार्को रूबियो वहाँ पर आए जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं, और उन्होंने 30 दिन का पीस प्लान दिया, और उस पर ज़ेलेंस्की ने भी एग्री किया, यूक्रेन ने भी एग्री किया। और वो प्लान जब सदर प्यूटन के पास गया, तो कल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बेलारूस के सदर जो है वो वहाँ पर गए हुए थे, उनकी मौजूदगी में उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अमेरिका की तारीफ भी उन्होंने की, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की कि पीस के लिए उनका जो इनिशिएटिव है बहुत आला है, और हम इसके लिए तैयार हैं, बट कंडीशन इज दिस कि नेटो का मेंबर यूक्रेन नहीं बनेगा। नंबर 2, वो इलाके जो रूस ने पहले ही एडवांस कर लिए हैं, यानी अपने कब्जे में ले लिए हैं, वो वापस नहीं होंगे। और नंबर 3 कि पीस कीपिंग जो फोर्स है वो किसी भी मुल्क की यूक्रेन के अंदर नहीं आएगी। तो ये कंडीशन थी, और फिर ये भी वो कहते हैं कि ये कंडीशन है। और दूसरा ये कि बिफोर वी पोज इनटू वॉर, कि हम इसमें कोई थोड़ा सा तातुल करें, या इस 30 दिन का जो वक्फा है, हमें परमानेंट सोल्यूशन की तरफ एग्रीमेंट पर बनना होगा। और परमानेंट सोल्यूशन ये है कि अगर हम एकदम से 30 दिन का वक्फा कर देते हैं, तो ये होगा कि यूक्रेन की जो फौजें हैं वो रीग्रुप हो जाएंगी, और कुछ दूसरे लोग भी इसमें शामिल हो जाएंगे। हालांकि हम एडवांस की तरफ जा रहे हैं, हम एडवांसिंग टूवर्ड्स यूक्रेन के अंदर इलाकों में, और हम इसको फतह कर लेंगे पूरे के पूरे को। तो वो ये कह रहे हैं कि पीस हम चाहते हैं, लेकिन 30 दिन का कंडीशनली ये हमारी कंडीशन है कि जहां पर हम हैं उसी पर इस चीज फारों को आगे ना बढ़े वहां से। तो ये कंडीशंस हैं।
अलबत्ता रात को मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी अरब के वली अहद हैं, उन्होंने उनके साथ टेलीफोन पर बात भी की। एक स्पेशल इनवाई डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी गए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। तो लेट्स होप कि ये जंग जो है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन जो अमेरिका ने मिलिट्री असिस्टेंस या इंटेलिजेंस असिस्टेंस दे रखी थी यूक्रेन को, वो उन्होंने विदड्रॉ कर ली, जिसके बाद हमने देखा कि ज़ेलेंस्की ट्रंप मुलाकात के बाद ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हुई, ज़्यादा मौत हुई और रशिया ने बहुत बड़ा डैमेज किया। उसके रिवेंज में यूक्रेन ने ड्रोन्स का हमला किया, जो 300-400 ड्रोन थे वो रूस के इलाकों में गिरे, जो उन्होंने मार गिराए। तो मेरे ख्याल में ये सूरत हाल है। आई होप कि ये जंग ख़त्म हो जाए और कल जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं, ये जो हमारे 27 ममालिक हैं, बल्कि ज़्यादा है इसमें, नेटो के तो ज़्यादा, तुर्की भी उसका मेंबर है। तो ये सेक्रेटरी जनरल का नाम है मार्क रूटियो। ये नीदरलैंड के पहले वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं और इनके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जब वो पहले दौर में सदर थे। तो वो वहाँ पर वाशिंगटन में गए और उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने ये वादा किया शहनाज कि खान साहब, ये आप बिल्कुल इस अहम मीटिंग के बारे में बताएं। एक क्वेश्चन ऐड भी कर लें कि अब पहले यूरोप का यही गिला लग रहा था कि ये सब कुछ अमेरिका नहीं कर सकती। यूक्रेन को भी इनफैक्ट यही गिला था कि हमसे पूछे बगैर ही हमारे मुस्तकबिल के हवाले से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। लेकिन अब बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि आखिर में हुआ वही है जो अमेरिका चाह रहा था। लीड भी अमेरिका ने ही ली है और यूरोप की उस तरह से इसमें कोई से लग नहीं रही। सिर्फ ये कि यूक्रेन के नुमाइंदों को शामिल किया गया नेगोशिएशंस में। तो अब ट्रंप के लिए और ट्रंप का और यूरोप का रिश्ता या इंग्लैंड का रिश्ता किस तरह से आप आने वाले दिनों में देखते हैं? मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा सवाल है। 20% 25% बास चीज़ों पर टैरिफ लगेगा और उसमें यूके भी शामिल है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है, ये यूरोपियन ममालिक ने कहा कि हम भी 20% टैरिफ लगाएंगे जो मसनूआत अमेरिका से हम बरामद करते हैं उसके ऊपर। तो अब रिवेंज में इन्होंने यही बात कही है। कल तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जो एग्जैक्ट वर्ड ये है कि दे आर वेरी नास्टी, यूरोपियन ममालिक आर वेरी नास्टी टू अमेरिका। वो हमारी कारें नहीं खरीदते जबकि हम उनकी कारें खरीदते हैं। हमारा एग्रीकल्चर वो नहीं खरीदते जबकि हम एग्रीकल्चर की जितनी भी जरी चीज़ें हैं, वो अजनास हैं, वो यूरोपियन यूनियन से खरीदते हैं। तो हम आज के बाद ये नहीं करेंगे। और इससे पता ये चलता है फिर जो ईस्टर्न यूरोप के ममालिक हैं वो नेटो की में जो कंज्यूम करते हैं या नेटो में जो शेयर डालते हैं, यानी उसके एक्सपेंस की तरफ, वो तो अपना टोटल जीडीपी का 2% डालते हैं। लेकिन जो बाज़ ममालिक इसमें कंट्रीब्यूट बिल्कुल ही नहीं करते हैं। तो ये सूरत-हाल आने वाले दिनों में तब्दील हो जाएगी। और जब मैं टैरिफ की बात कर रहा हूँ तो यूके ने कहा है कि एल्युमिनियम है, स्टील है, दूसरी चीज़ें, उसके ऊपर हम नहीं रिटेलिएट नहीं करेंगे, यानी रिवेंज टिट फॉर टैट नहीं करेंगे, बल्कि वी विल वेट अनटिल के डोनाल्ड ट्रंप को परसुएड किया जाए कि हमारा एक फ्री एग्रीमेंट है, चल रहा था कि आपकी गुड्स यहाँ आती थी, हमारी वहाँ गुड्स जाती थी, तो या हमारी मसनूआत इधर से दरामद होती थी, बरामद होती थी, तो हम इसी तरह चल रहे थे। तो आप इस ड्यूटी के मामले पर कन्विंस हो जाए हमारे साथ कि हम जो है वो फ्री ट्रेड इसी तरह करते रहे। तो ये यूके की तो सूरत हाल है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम ये करेंगे। तो अब यूरोप विदाउट अमेरिका यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल में मुझे लगता है। और आने वाले दिनों में नेटो के जो एक्सपेंस हैं वो इनको, इन ममालिक को खुद ही पूरे करने पड़ेंगे। और ये भी आप देखें कि अमेरिका ने, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में कहा था, अफगानिस्तान हो, इराक हो, ये अरब स्प्रिंग हो, उसके अलावा सर्बिया की जंग हो, जहां भी अमेरिका ने जंग छेड़ी वहां पर यूरोपियन को, नेटो को नेचुरल अलाई
बनना पड़ा आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर, इनके आपस में मायदे थे। तो ये सूरत हाल भी बरकरार रहेगी कि यूरोपियन ममालिक या नेटो अमेरिका को नो करने की पोजीशन में नहीं है। इवन ही सेड यस्टरडे डोनाल्ड ट्रंप के हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड दे नीड अस। हम यहाँ कारें भी अपनी बनाते हैं, एग्रीकल्चर भी हमारे पास है, रिसोर्सेज भी हमारे पास है, हमें किसी की कोई जरूरत नहीं है, वी कैन लिव विदाउट अदर्स। बट ये है, ये सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाएगी कि इनकी अपने ये फीट कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने फीट पर खड़े हो जाएं, यूरोपियन ममालिक शहनाज खान साहब, इंक्लूडिंग यूके। रशिया और यूक्रेन का तनाज़ा अगर हल कराने में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो जाते हैं तो ये उनके लिए, उनके इक़्तिदार को अभी मेरे ख़्याल से 2.5 माह ही गुज़रे हैं, कितनी बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि ये वो तनाज़ा था कि जिसको ना कोई हल करा रहा था शायद, ना कोई हल कराना चाह रहा था, और ये चलता आ रहा था। ठीक है कि इसके ऊपर, इसके बाद हम पैलेस्टाइन वाले इशू के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग होगा उनके लिए कि उसके बाद वो जो बातें करते रहे थे अपनी कैंपेन में कि मैं आके जंगें बंद कराऊंगा, तो ये कितना बड़ा माइलस्टोन होगा उनके लिए। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। ये डोनाल्ड ट्रंप से ही तवक्को की जा सकती थी। अगर अमेरिका के अंदर जितने भी, अगर जो बाइडन इंतजामिया की बात करें, उसके उससे पहले बराक ओबामा थे, बुश थे, या इधर यूरोपियन ममालिक के हेड ऑफ सरबरान की बात करें, तो वो सारे पॉलिटिशियन हैं, वो डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से जो पॉलिसीज चल रही होती हैं उसी के मुताबिक मामला लेकर आगे चलते हैं। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इज अ डिफरेंट गाय, अनप्रिडिक्टेबल गाय, बिजनेसमैन है वो, उसकी वो उसका हिसाब किताब बिल्कुल डिफरेंट है। आप मीडिया की बात करें, जब वो सामने आते हैं, हर चीज मीडिया के सामने, 2 घंटे कम अज कम उनकी कल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो जिसमें थोड़ा सा ही नेटो के सेक्रेटरी जनरल को मौका मिला बोलने का, बाकी वो खुद ही बोलते रहे। और ऐसा ही हमने इससे प्रीवियस डे आयरिश प्राइम मिनिस्टर वहां पर गए तो वो बोलते रहे, और डोनाल्ड ट्रंप भी बोलते रहे, और वो उन्होंने इसी में अफियत समझी नेटो के सेक्रेटरी जनरल हो, या फिर जो कुछ जेलेंस्की के साथ हुआ उसके बाद, तो जितने भी लीडर वहां पर जाते हैं या मुलाकात करते हैं, वो इसी में आफियत समझते हैं कि उनको कम बोलना पड़े। बल्कि यहाँ तक यूरोपियन ममालिक की जब वो इंसल्ट कर रहे थे या उनको ह्यूमिलेट करने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ बातें कर रहे थे, उनकी पॉलिसी के खिलाफ, तो ये बार बार कहते थे कि जो मार्क रूटियो सेक्रेटरी जनरल है, इज अ वेरी गुड गाय, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही डन वेरी गुड जॉब, बट यूरोपियन आर डूइंग दिस। सो इसी तरह आयरिश प्राइम मिनिस्टर को भी इसी तरह बातें करें, तो वो सारे खामोशी की अफियत में, खामोशी में ही अपनी अफियत समझते थे। तो मेरे हिसाब से ये जंग, अगर रशिया मान जाता है, बल्कि शुक्रिया भी अदा करता है, और ये जंग मुझे तो लगता है कि बंद हो जाएगी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप इज कमिटेड, तो बहुत बड़ा माइलस्टोन है इस जंग को खत्म करने के लिए। चूंकि यूरोपियन ये जंग या यूक्रेन ये जंग हार रहे थे, और वो एक तरह का सेवियर के तौर पर सामने आया है शहनाज डोनाल्ड खान ट्रंप, साहब, इसको ये इनको रेस्क्यू कर लिया है। जब इतनी रशिया जो कि किसी की सुन नहीं रहा था, जिसको पूरे वेस्ट ने मिलके आइसोलेट करने की भी कोशिश की, दूसरी जानिब यूक्रेन, जब ये जंग ख़त्म करा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या रुकावट है इजराइल की जो जारहीत है उसको वो रोक सकें, या यहाँ पर वो इमदाद बंद करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर सकते हैं, वहाँ पर वो क्यों नहीं बंद कर सकते? क्योंकि अब तक जो सीज फायर है जो वहाँ पे शुरू हुआ था, उसके बाद फिर से इजरायली अटैक शुरू हो गए हैं, और अब फिर से कुछ नहीं पता। कतर में मुलाकातें भी हो रही हैं, कुछ हौसला अफजा बयानात भी सामने आते हैं। ये भी पता चलता है कि अब अमेरिका डायरेक्ट उस हमास से मुज़ाकरात भी कर रहा है जिसको दहशतगर्द कहता था, और बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो उस मसले को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? मेरे ख्याल में माइट इज राइट का जो फार्मूला है वो चल रहा है। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि तिल अबीब मेक्स वाशिंगटन पॉलिसी, और जो इसराइल है वो अमेरिका की 51 स्टेट है इन ए वे, लेकिन वो हैं तो बड़े थोड़े, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर गए हैं वहाँ की पॉलिसी साज अदारों में, सियासत में।
تو اسی طرح میں میری انڈرسٹینڈنگ تو یہی ہے کہ جتنی بھی جنگیں امریکہ نے شروع کی ہیں وہ بھی اسرائیل کے کہنے کے اوپر کیے ہیں، ان کے کہنے کے مطابق کیے ہیں یا وہ شروع کرنا چاہتے تھے، اور اسی طرح ان کا نیکسٹ ایجنڈا جو ہے ایران کے ساتھ وار ہے۔ تو جنگ جب غزہ کی ہم بات کرتے ہیں تو نیلم سچی بات یہ ہے کہ میں اب غزہ کی خبریں دیکھ ہی نہیں سکتا، یعنی میری برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں چیزیں جب میں وہ ملبے کے ڈیر دیکھتا ہوں، بچے دیکھتا ہوں۔ ریسنٹلی تو ابھی جو ایڈ ہے یہاں ٹی وی چینلوں پر گٹھی ہو رہی ہے یا کسی طریقے سے لوگ چرچ گٹھی کر رہے ہیں، وہ بھی انہوں نے بند کر دی ہے وہاں جانی، اور بجلی جو ہے ریسنٹلی بجلی بھی کاٹ دی ہے۔ تو یہ بڑا انجسٹیبل، یہ بہت ہی زیادہ تکلیف دہ اور دکھ بھری ہمارے لیے جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، جو بچے یورپین ممالک میں پیدا ہوئے، مغرب میں پیدا ہوئے، جو یہاں کی خبروں کو واچ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو امریکہ کے خلاف اس اسرائیل کی پالیسیوں کی وجہ سے ٹورڈز دا مسلم، ٹورڈز دا فلسطین اور غازہ کے جو مسلمان ہیں، یہ نفرت انتہائی بڑھ رہی ہے۔ اور ان کو اس چیز کا ادراک بھی ہونا چاہیے کہ پچھلے جو 9/11 کے واقعات ہوئے ہیں، اس کے بعد جو واقعات ہوئے، اس میں بچے جو یہاں کے یوتھ تھے، ان کے اندر ایک فرسٹریشن بہرحال موجود ہے، ان کے دماغوں کے اندر ایک چیز فرسٹریشن موجود ہے کہ اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کیا کر سکتے کہ آپ مدد بھی کر رہے ہیں اسرائیل کی ایک ایسے علاقے کو بمباری کرنے کی۔ حماس نے جو کچھ کیا ہے وہ غلط کیا، اس کی کنڈمنیشن بھی آئی ہے۔ سارے مسلمان ممالک اب اس بات پر بھی ایگری ہیں، بعض عرب ممالک ایگری نہیں تھے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہو وہاں پر۔ جو فلسطین کے علاقے ہیں یا یہودی آباد کاری ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، ان کے علاقے بھی کیپچر کیے جا رہے ہیں، دنیا بھر کے یہودی لا کر فلسطین کی زمین کے اوپر آباد بھی کیے جا رہے ہیں۔ اور لیکن اوپر سے وہ بچے جو ہے وہ بنیادی سہولتوں سے، وہ انسانی حقوق، وہ ساری چیزیں آپ دم بھی بھرتے ہیں، اس کو سیف گارڈ بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں۔ شراز خان صاحب، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلسطینی بچوں کی آپ نے بات کی، یا فلسطینی نوجوان، صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ فلسطین میں ہیں تو وہ غیر محفوظ ہیں، وہ امریکہ میں بھی ہیں تو اب غیر محفوظ ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ محمود خلیل ایک پیلسٹینین اسٹوڈنٹ جن کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کا جو گرین کارڈ ہے اس کو منسوخ کیا جا رہا ہے، ان کو امریکہ سے بے دخل بھی کر دیا جائے گا۔ قصور صرف اتنا ہے کہ یہ جو آپ نے کہا نا کہ میں یہ مناظر اب دیکھ بھی نہیں پاتا، تو وہ وہاں کے ان کا تعلق ہے اس مٹی سے، وہ مناظر بھی دیکھ رہے تھے اور وہ مناظر دنیا کے سامنے بھی لانا چاہ رہے تھے، صرف پیلسٹائن کے لیے بات کر رہے تھے، اور اب ان کو امریکہ سے بے دخل کیا۔ تو کیا میسج ہے یہ باقی امیگرینٹ فیملیز کے لیے جو ایسے جہاں پر بھی کوئی شورش تھی، کوئی پرابلم تھی، کرائسس سے، سچویشن سے نکل کے امریکہ آئے تھے کہ یہاں پہ ہمیں تحفظ ملے گا، اور امریکہ خود بھی بلاتا رہتا ہے، تو کیا مستقبل ہو سکتا ہے ایسے نوجوانوں کا امریکہ میں؟ محمد خلیل کولمبیا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور میرے خیال میں اسٹوڈنٹس یونین میں بھی ہیں۔ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے حق میں ٹرمپ ٹاور کے باہر بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے، بلکہ اسٹوڈنٹس اندر گھس گئے تھے، اور ان کے لیے بہت زیادہ پروٹیسٹ امریکہ کے اندر ہو رہا ہے، اور کوئی 200 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ڈیٹین بھی کیا گیا، گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور ان پر الزام یہی ہے کہ یہ حماس کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت میں یہ مقدمہ جائے گا، اور اس کے بعد کیا واقعی عدالت اس پر کنونس ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو امیگریشن پالیسی ہے بڑی ظالمانہ ہے، وہاں سے لوگوں کو پکڑ کر، ایک امیگریشن آفیسر سے ان کو انہوں نے لگایا جو نان ٹو بی لائک ویری کیا کہتے ہیں ہاکش قسم کے، بڑے جابر قسم کا وہ ہیں، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سارے ملکوں کے جتنے بھی امیگرینٹس ہیں جن کے پاس ابھی ویزے ہے نہیں ہیں، ابھی ایکسپائر نہیں ہوئے، یا پھر پاکستان کے اندر آپ وہ افغانی دیکھ لیں جو جن کے ویزے لگے ہوئے تھے، یا وہ ان ویٹنگ تھے کہ ان کے کیس چل رہے تھے، ان سب کے ویزوں کا اب سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ جی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں
वो इस तरह कर रहे हैं कि कोई कहीं से भी फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाता है तो उसको वहीं पर दबोच लिया जाए। ये फ़ाशिस्ट टाइम के ऊपर ये हुआ करता था। आजकल के दौर में सोशल मीडिया के दौर में वो खुद भी इसको बहुत प्रमोट करते हैं, तो ये चीज़ें हज़म होने वाली नहीं है और ये कहीं जाने वाली ही नहीं है। सिर्फ मसला ये है कि मुसलमान ममालिक के जो सरबराह हैं वो दे आर लेटिंग अस डाउन एज ए मुस्लिम। अगर बात करें, हम मुसलमान तो तड़पते हैं और हमें हमें वो जज्बा ईमानी किसी हद तक जिंदा भी है हमारे दिलों में कि हम किसी चीज़ को गलत कह सकें, सही को सही कर सकें। लेकिन जो ममालिक के मुसलमान दे नीड टू लीड, जिस जो बात कर सकते हैं, लेकिन ये बात नहीं कर सकते थे। मोस्ट ऑफ देम आर इलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका की मर्जी के मुताबिक इलेक्ट होते हैं, इंतखाबात भी जीतते हैं और इसीलिए वो अपनी बिल्कुल, आपने सब्सिडी उनको पेश करते हैं। कहा कि ये ज़ालिमाना पॉलिसीज़ हैं, ये भी इंटेंशंस डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार में आने से पहले ही अपनी ज़ाहिर कर दी थी और इसको कुछ हिस्सों की जानिब से सराहा भी जा रहा है। देखते हैं इस केस में क्या होता है। अगर इस नौजवान की अमेरिका से बेदखली होती है तो ये पूरे अमेरिका में रहने वाले जो इमिग्रेंट फैमिलीज़ के बच्चे हैं, जो अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं और जो अमेरिका को एक अमा समझ कर आए थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। आपने ज्वाइन किया, मिडल ईस्ट की सूरत हाल पे बात हुई और साथ ही साथ यूक्रेन रशिया की वॉर के हवाले से आपने कहा कि ब्रेक थ्रू होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शो